हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग बीएमई सब्जेक्ट के चैप्टर 1 का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। इसका पार्ट 1 मैं पहले ही अपने यूट्यूब चैनल में डाल चुका हूं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पार्ट 1 में जहां सारे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देखा, हमने ये जाना कि बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को क्यों पढ़ाया जाता है, इसके स्कोप्स क्या हैं, आउटकम्स क्या है, मेजर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो जहाँ तक बीएमई का सिलेबस का सवाल है, इसमें 4 मेन सब्जेक्ट्स को रखा गया है। उसमें है थर्मल इंजीनियरिंग, जिसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखा गया है। उसके अलावा हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स, जिससे हम लोग रेसिप्रोकेटिंग पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ेंगे। इसके अलावा थ्योरी ऑफ मशीन, जिससे में हम लोग बेल्ट देखेंगे, बेल्ट ड्राइव, ओपन बेल्ट ड्राइव, क्रॉस बेल्ट ड्राइव, और उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। तो जिसमें सबसे पहले जो पढ़ाया जाना है और सबसे ज़्यादा पोर्शन जिस सब्जेक्ट का है मैकेनिकल के, वो है थर्मल इंजीनियरिंग। तो स्टूडेंट, थर्मल इंजीनियरिंग से हम लोग क्या समझते हैं? थर्मल इंजीनियरिंग का दूसरा नाम थर्मोडायनेमिक्स भी है। एक्चुअली थर्मल का मतलब होता है हीट, और थर्मोडायनेमिक्स में हीट का जो मोशन होगा उसे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ये हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक ब्रांच है और ये लैटिन वर्ड है। ओके, थर्मोडायनेमिक के एप्लीकेशंस क्या हैं? थर्मोडायनेमिक का यूज करके हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं? तो स्टीम पावर प्लांट में थर्मोडायनेमिक्स का यूज होता है, आईसी इंजन में, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में, गैस टरबाइन में और कंप्रेसर में। थर्मोडायनेमिक्स के मेजर टर्म्स कौन कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहले अगर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स शुरू करते हैं तो सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री पढ़ाई जाती है। तो जैसा कि स्टूडेंट आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एक फ्लास्क है, इसमें कुछ पानी भरी है। तो ये जो पानी है इसे कहते हैं हम लोग मैटर, है ना। कोई भी लिक्विड, सॉलिड या गैस जो है उसमें मैटर जो है हो सकता है। अब ये पूरा का पूरा जो फ्लास्क है जिसमें पानी भरी है, ये पूरा का पूरा फ्लास्क कहलाता है अपने आप में सिस्टम। इसे सिस्टम कहते हैं। और ये जो मैटर है, ये जो पानी है, और ये जो बाहर का जगह है, इसे बाहर के जगह को हम लोग कहते हैं सराउंडिंग। और ये मैटर और सराउंडिंग के बीच में जो सेपरेशन के लिए हमारा ग्लास यूज हो रहा है उसे कहते हैं बाउंड्री। ओके, तो क्या समझे आप लोग? अंदर में जो भी चीज है वो है मैटर, ये पूरा का पूरा सिस्टम है अपने आप में। इस मैटर को सराउंडिंग से जो सेपरेट कर रहा है उसे कहते हैं बाउंड्री, और बाहर का पूरा जगह जो है वो कहलाता है सराउंडिंग। अब ये सिस्टम जो होते हैं, ये 3 तरह के सिस्टम होते हैं। ये है हमारा सबसे पहला सिस्टम जो है, ये है ओपन सिस्टम। ये वाला देखिए, आपने ये फिगर देखिए। इस फिगर में हमें ओपन सिस्टम दिखाया गया है। इसमें एक ट्यूब है, ट्यूब जो है वो ओपन है, जिसकी वजह से मैटर या फिर कहें मास, ये जो है सिस्टम से बाहर सराउंडिंग में जा पा रहा है। और साथ ही साथ एनर्जी जनरली हीट एनर्जी के फॉर्म में देखिए, हम लोग देख सकते हैं बहुत कॉमन तौर पे सिस्टम में हीट एनर्जी के फॉर्म में हम एनर्जी देख सकते हैं। तो हीट एनर्जी और मास दोनों ही बाहर जा रहा है सराउंडिंग में, और सराउंडिंग से आ भी रहा है। ओके, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहेंगे ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में हमने क्या किया, ऊपर में एक कैप लगा दिया, जिसकी वजह से मैटर या मास बाहर नहीं जा पाएगा, लेकिन एनर्जी जो है वो बाहर या अंदर आ जा सकती है। वहीं आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही एनर्जी बाहर जा पाएगी, ना ही मास बाहर जा पाएगा सराउंडिंग के। ओके, सराउंडिंग में अब हम लोग देखते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे बेस है, आधारित है जिसे कह सकते हैं। तो
If two systems are in thermal equilibrium with a third system, they are in thermal equilibrium with each other. That means कि अगर दो सिस्टम हैं जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, इसके साथ अगर हम लोग कोई थर्ड सिस्टम लेके आते हैं तो ये तीनों ही सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका यूज टेम्परेचर किसी भी जगह का या किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस लॉ का यूज किया जाता है। दूसरा, ये लॉ हमें हीट के जो फ्लो होते हैं उनका डायरेक्शन भी बताता है। इसके एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, कप ऑफ टी। अगर हम एक टी के कप को रख दें कमरे में तो हम देखेंगे कि आफ्टर सम टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दोनों जो रूम टेम्परेचर है और चाय का जो कप है दोनों एक टेम्परेचर अटेंड कर लेता है। ओके, इसे हम लोग प्रैक्टिकल तौर पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। एनर्जी कांट बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसे हम लोग दूसरे शब्दों में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। यहाँ पे हम लोग इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फैन, ट्यूब लाइट में देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फैन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो रही है। ट्यूब लाइट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और ये जो फॉर्मूला है ये हमारी इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है जो कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होती है। Q हीट है और W जो है वो वर्क है। ओके, इस फॉर्मूला से हमें ये भी समझ में आता है कि जब ये एनर्जी कन्वर्जन होता है तो पूरी की पूरी एनर्जी एक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती है, कुछ हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होती है, कुछ वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ओके, नेक्स्ट, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो है वो दो पार्ट में बटा है स्टूडेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। केल्विन बताते हैं हमें कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच हैव 100% इफिशियंसी। हम लोग जो है किसी भी ऐसे इंजन बनाने में सक्षम नहीं है जिसकी इफिशियंसी 100% हो। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हॉट रिजर्वायर है और ये नीचे कोल्ड रिजर्वायर है। बीच में इन्होंने हीट इंजन का एग्जांपल लिया है। जब हीट जो है हॉट रिजर्वायर से या हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, बीच में वर्क भी डन होगा। तो पूरा का पूरा हीट जो है जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से निकला है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हुआ है। कुछ हीट जो है हमें लो टेम्परेचर रिजर्वायर में भी जाता हुआ दिख रहा है। दैट मीन्स के क्यू एच इक्वल्स टू डब्ल्यू नहीं है। ओके, बल्कि डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू एच माइनस क्यू सी है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इसकी इफिशियंसी 100% नहीं है। यहाँ पे हॉट रिजर्वायर क्या हो गया, अगर हम लोग आईसी इंजन का एग्जांपल लें तो हॉट रिजर्वायर हमारा कंबशन चेंबर हो गया, कोल्ड रिजर्वायर क्या हो गया तो बाहर का एटमॉस्फेयर हो गया। कुछ हीट हम लोग देख पाते हैं कि हमारे आईसी इंजन से एटमॉस्फेयर में जाता है। दैट्स मीन्स कि आईसी इंजन जितना भी हीट बना रहा है वो पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट हमें कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन अ डिवाइस which work on a cycle and produce no effect other than heat transfer from a cold body to a hot body. That is, heat transfer can only occur spontaneously in the direction of temperature decrease. तो एक्चुअली क्या होता है कि जो ये हीट का जो फ्लो होता है वो जनरली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। लेकिन हम लोग रेफ्रिजरेटर या हीट पंप में देख पाते हैं कि अगर हम लोग उसे एक्सटर्नल वर्क दें तो जो ये हीट का ट्रांसफर है ये लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ हो सकता है। ये हम लोग अपने रेफ्रिजरेटर में देखते हैं। क्लॉसियस स्टेटमेंट हमें यही बताना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो है वो इंट्रोपी के बारे में बताता है। किसी भी सिस्टम की इंट्रोपी हम लोग कांस्टेंट कर सकते हैं अगर उस सिस्टम को हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे लेके जाएं। अब ये एब्सोल्यूट जीरो क्या है, तो ये एब्सोल्यूट जीरो जो है ये है 0 डिग्री केल्विन, या फिर उसे अगर हम लोग सेल्सियस में बोले तो -273.15 डिग्री सेल्सियस, या फिर फ़ारेनहाइट में बोले तो -459.67 फ़ारेनहाइट। अब ये इंट्रोपी क्या होती है, तो ये इंट्रोपी जो है ये डिग्री ऑफ रैंडमनेस
जो एनर्जी होगी किसी भी सिस्टम में उसमें लगातार वेरिएशन देखने को मिलता है, जिसे हम लोग एंट्रोपी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम लोग उस सिस्टम के टेम्परेचर को 0 डिग्री केल्विन तक लेके जाते हैं तो उसकी जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट हो जाएगी। दैट्स मीन्स एनर्जी में जो हमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है वो दिखना बंद हो जाएगा। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में यही बताया गया है। ओके, तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट यूनिट का सेकंड लेक्चर भी खत्म होता है, सेकंड लेक्चर वीडियो भी खत्म होता है। आगे के वीडियो के लिए चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।